वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज़ का 13वां नंबर का पार्ट है, जिसमें हम लोग विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और पार्ट नंबर 12 को आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उसका लिंक मैंने दे रखा है नीचे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिए, और इसी तरीके का क्लास पाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का जो आकार है वो कौन सा है दोस्तों, वो है त्रिभुजाकार, अष्टफलकीय, समतलीय या चतुष्फलकीय। तो वो है दोस्तों अष्टफलकीय। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें क्या है, एक तरफ एस है और दूसरी तरफ क्या है, एफ है। ठीक है, बीच का जो है सेंटर में है वो दोस्तों सल्फर है, और आजू बाजू में आपको देखने को मिल रहा है आपका वो फ्लोरीन है। तो दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड अगर फार्मूला इसकी बात करें तो क्या होता है, एस एफ से होता है, सिक्स से होता है। ठीक है, तो सेंटर में एस रहता है और ये क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है आपका चार जो है एफ होता है, और ऊपर और नीचे में एक भी क्या होता है, एक एफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें। सल्फर हेक्साक्लोराइड क्या है, एक अकार्बनिक है। अकार्बनिक इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कार्बन है ही नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, SF6। ठीक है, जो क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है, गैर ज्वलनशील है और गैर विषैल, लेकिन बेहद शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस और एक उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेटर है, जो SF ऑफ के एक ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनाता है, जिसमें एक केंद्रीय परमाणु जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, सल्फर होता है, जो ऐसे मैंने बताया है, और उसके एक केंद्रीय सल्फर परमाणु से जुड़े 6 क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। ये फ्लोरीन क्या होता है, जुड़ा होता है। यह क्या है, एक हाइपरवलेट अणु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ों या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जो किडनी होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है दोस्तों, कब स्त्रावित होता है, जब हम तनाव में रहते हैं तब दोस्तों। अधिविक उसे ही कहा जाता है। ठीक है, अब अधिविक या कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाली एक अंतः स्त्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यह एक गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, एड्रिनल के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है दोस्तों, तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकलना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लौंग है, तो लौंग क्या है, तो यह दोस्तों सूखी हुई पुष्प की कलियां हैं। जो कली होता है उसका जो सूख जाता है, जब उसको सूखा नहीं जाता उसको तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके ही सुखाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका लौंग कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको फूल भी मान लेते हैं, फल में भी लगा देता हूँ, कि जो है बीज में भी टिक लगा देता हूँ। आपको ध्यान रखिए ये कली है। ठीक है, ना तो फूल में आता है, ना फल में आता है, ना ही बीज में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो शुष्क वातावरण में उगने वाले जो पौधे हैं उसके क्या क्या कहा जाता है, जैरोफाइट के नाम से जाना जाता है। और अगर हिंदी में बोले तो दोस्तों इसको मरुदभिद के नाम से जाना जाता है। ये पौधे जिन स्थानों में उगते हैं वहाँ पर प्रायः जल तो बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। इस प्रकार का होता है कि पौधे उसे प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, मरुदभिद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रैप चक्र कहाँ संपन्न होता है। क्रैप चक्र जो संपन्न होता है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कैसा होता है, ATP के रूप में ऊर्जा संचरित करके। ठीक है, तो एक चक्र क्या कर लेता है, पूरा लगा लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैप चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का अंत पदार्थ प्रावरिक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड के जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है तथा एक चक्र के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोने के घोला जाता है, सोने को घोला जा सकता है, तो किसमें घोला जा सकता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। अर्थात दोस्तों 3 भाग क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, और हमारे पास क्या है, 1 भाग जो है हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 का रेशियो है। ठीक है, और इसी को इस अगर ये इतना तेज होता है क्योंकि दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक क्या है, अम्ल है, और क्या है नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, अम्ल है। दोनों जब में है दोस्तों तेजाब में, अगर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है तो क्या है, तेजाब की भांति काम करेगा, और जब उसमें सोना को डाल दिया जाएगा, आयरन को डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है,
जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्वा रेजिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसको किसको एक्वा रेजिन के नाम से जाना जाता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब 1:3 में मिला दिया जाता है तो एक्वा रेजिन के नाम से जाना जाता है। तो एक्वा रेजिन क्या है, एक प्रकार का पीले नारंगी फ्यूमिंग तरह का क्या है, तरल है। इसकी जो दोस्तों अल्फा मिस्ट द्वारा नामित किया गया है, क्योंकि यह जो है महान धातु जैसे सोना है और अन्य प्लेटिनम को भी क्या कर देता है, भंग कर दे अर्थात जला देता है। ठीक है, इसमें आपको समझना होगा दोस्तों, एक तो नाइट्रिक एसिड है और दूसरा क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तब क्या अगर दोनों मिला है 1:3 में तो क्या बोला जाता है, उसको एक्वा रेजिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड है वो 1 अनुपात में है और उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक की जगह दोस्तों H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है और ये इसका अनुपात क्या है, 3 के बराबर है। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, इसको एक्वा रेजिन ना बोल करके क्या कहा जाएगा, अम्लराज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अम्लराज में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बोलता हूँ, H2S H2SO4 क्या हो जाएगा यहाँ पास उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा जो N1 है और H1 है, H1 है, N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। स्वाइन फ्लू जो है दोस्तों ये H1N1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो दोस्तों कच्ची चीनी जो होती है उसमें क्या होता है, हल्का सा भूरा रंग आता है, तो उसमें क्या करना है, उसको उसमें उपस्थित भूरा रंग को गायब करना है, इसलिए उसमें क्या करना है, चारकोल का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से वाइट हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एनिमल चारकोल का ही उसमें उपयोग किया जाता है। आप जो चित्र में देख रहे हो दोस्तों, ये वही चारकोल है जो क्या है, भभक रहा है। ठीक है, ये क्या है, अंगार दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो दोस्तों वायु में कौन सा नोबल गैस कौन सा नहीं है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेडॉन। अब ये क्यों नहीं है दोस्तों, तो रेडॉन जो है दोस्तों XE से इसको दर्शाते हैं रेडॉन को, और हीलियम को HE से, एन नियॉन है और आर्गन को AR से। अब रिमेन बात यह है कि रेडॉन जो है वायुमंडल में क्यों नहीं पाया जाता, तो रेडॉन जो है दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा जो है प्रयोगशाला में ही तैयार किया जाता है, वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता है। अन्य जो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, और रेडॉन है दोस्तों जो है मानव निर्मित है, मानव द्वारा जब इसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पास वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वायुमंडल में ये नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो TSH है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दो बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, तो कौन सा है वो आपका अग्नाशय है। ठीक है, और साथ ही साथ पीयूष है, वृषण, अंडाशय, ये सब क्या है, नहीं करता है, वो ये सब क्या करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अग्नाशय। तो अग्नाशय के अलावा एक और ग्रंथि है, कौन सा है, वो है यकृत। तो यकृत और अग्नाशय दोनों बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये उत्पाद को पित्त एवं अग्नाशयी रस नलिकाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से जठर, रात्र या संबंधी मार्ग में और अंतःस्त्रावी होता है, क्योंकि वे सीधे रक्त में अन्य पदार्थों का स्त्राव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का निश्चेतक के रूप में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप में होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि दर होता है दोस्तों किस में होता है, बांस में होता है। आप दोस्तों बांस को लगाइए, 1 साल में देखिएगा आपसे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में होता है, बांस में होता है। और इसमें दिया दोस्तों ऑप्शन है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये पौधों का दुश्मन होता है। अब ये पौधों का दुश्मन क्यों का होता है, क्योंकि यूकेलिप्टस क्या होता है, लगातार सीधा तो बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, इसके छांव में पड़ने पर दोस्तों जितने भी जगह होता है उसमें क्या होता है, कोई भी पौधा को जगने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पास पौधे जितने भी उगते हैं इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। अपने आसपास के जितने भी पानी होता है उसको क्या कर लेता है, ये सोख लेता है। और बाजू वाले जो पौधा रहता है उसका भी क्या होता है, पूरा तरह से नहीं खींच करके सोख लेता है। इस वजह से क्या कहा जाता है, इसको पौधों का दुश्मन के नाम से भी जाना जाता है, यूकेलिप्टस को। ठीक है, यूकेलिप्टस को हिंदी में नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है।
चालकों की जो चाल है उस पर प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ने से वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप जितना बढ़ाओगे उसकी चालकता क्या हो जाएगी दोस्तों, ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इस चीज़ को आप क्या क्या करना है, लगातार आपको ध्यान रखते जाना है, क्योंकि ये क्या है, अर्धचालक इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, उन पदार्थों को कहते हैं जिसका विद्युत चालकता चालकों से कम तथा अचालकों के बीच से भी क्या होता है, अधिक होता है। अपेक्षा प्रतिरोध प्रायः 10⁻⁵ से 10⁸ ओम मीटर के बीच होता है, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फर, गैलियम और आर्सेनाइट इत्यादि अर्धचालकों को पदार्थ के कुछ ये सब क्या है, उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बल गुणनफल है। तो दोस्तों बल गुणनफल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का ही क्या है, बल गुणनफल कहलाता है। अब बल क्या होता है दोस्तों, F होता है, और द्रव्यमान क्या होता है, m होता है, त्वरण क्या होता है, a होता है। ठीक है, बल मतलब हो गया आपका फोर्स, द्रव्यमान हो गया मास, और a मतलब एक्सलेटर। ठीक है, त्वरण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F = ma। और ये किसका नियम है दोस्तों, ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है, F × ma। जो लगाया गया जो बल है दोस्तों वो क्या होता है, उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होती है। तो प्रोटीन के विघटन द्वारा क्या, किस चीज़ का निर्माण होता है, तो वो होता है दोस्तों अमोनी अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। विघटन मतलब क्या करना है दोस्तों, उसको तोड़ना है। संयोजन मतलब क्या करना है, मिलाना है। जी, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को जब अलग अलग भागों में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक भाग क्या हो जाएगा, सब टूट जाएगा, जो कि क्या है, जो कि एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिजनन क्या होता है। प्रतिजनन आपने सुना ही होगा, एंटीजन, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपनता का क्या होता है, इसमें वही होता है जो प्रतिजनन को कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रतिजनन किसी जीवधारी के शरीर में उत्पन्न वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न रखते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिपिंड उत्पन्न करने में सहायक होता है, इसको प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन वायरस जो है, बैक्टीरिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि हो सकते हैं। टार्च में अगला प्रश्न देख लेते हैं, टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है। तो टार्च में सेलों के जो समूह है उसको रखा जाता है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसमें अचानक गिरावट आ जाती है तो मौसम में कौन सा संकेत मिलता है। तो दोस्तों जो बैरोमीटर है उसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। तो पारा जो भरा रहता है उसमें अचानक क्या हो जाएगा, गिरावट देखने को मिलेगा। तो गिरावट मिलने से दोस्तों किस चीज़ की अनुमान लगाई जाएगी, तूफान की। क्या है, तूफान, आंधी तूफान आने वाली है। तो बैरोमीटर क्या होता है कि एक पाठ्यांक अचानक गिरने से आंधी व तूफान का संकेत होता है। बैटरी का वायुदाबी एक यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में मापी हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कार जो है इवान जो है टेस्ली द्वारा किया गया है। ठीक है, टोरसिली के द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, टोरसिली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ मतलब दोस्तों खिंचाव, खींचने के बाद जो वापिस चीज़ अपनी जगह पर आ जाती है वो क्या कहलाता है, प्रस्ताव आ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस्पात में होता है। ठीक है, अब इस्पात में कैसा होता है बोलोगे आप। ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो रबर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस्पात में होता है। जब आप इस्पात का स्प्रिंग बनाओगे तो क्या होता है, इसके रबर से ज़्यादा काम करता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि इस्पात वाली जो स्प्रिंग है और जो आपका टिप टॉप जो पेन आता है दोस्तों, ऊपर में आप प्रेस करोगे तो एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। तो उसमें जो स्प्रिंग यूज़ होता है, तो उसमें जो स्प्रिंग होता है वो किसका बना होता है, इस्पात का ही बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब दोस्तों वस्तुओं का खींचने के बाद छोड़ देने पर उसको अपनी पूर्वावस्था में लौट आने का जो गुण होता है वो लचीलापन होता है, वही क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। तो दोस्तों विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल का जो इम्पॉर्टेंट होता है वो लाल रक्त कणिका के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आयरन के टेबलेट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल उसमें पहले से ही इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूरॉन क्या होता है। तो दोस्तों न्यूरॉन एक क्या होता है, आपने देख रखा होगा, ये चित्र बहुत बार बचपन से ही देखते रहोगे। तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई होता है न्यूरॉन्स। जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे जो है दोस्तों जैसे किसी भी चीज़ को पहचानने, एहसास करने के लिए। ठीक है,
किसी भी स्पर्श का जो एहसास होता है दोस्तों वो क्या होता है, न्यूरॉन्स के कारण ही होता है, जो क्या करता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात दूसरे स्थान तक तो नहीं, मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की गतिविधि का समन्वय करता है। इसकी इकाई न्यूरॉन है। यह जो दो भागों में होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। चित्र में देखिए दोस्तों, यह है आपका केंद्रीय और यह आपका परिधीय। ठीक है, तो इसके दो भाग इसमें बांटा गया है। ठीक है, अब दोस्तों इस अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो उसका मापक यंत्र क्या है, सिस्मैक जो है दोस्तों स्फैग्मोमीटर को के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो बाँह होता है दोस्तों, बाँह में क्या होता है आपका, यहाँ पास जो पट्टे को लगा करके क्या होता है, एक तरफ क्या हो रहेगा, बैरोमीटर वाला आपका प्रेशर वाला देखने के लिए क्या रहेगा, दाब को देखने के लिए एक पारानुमा क्या रहेगा, एक मीटर रहेगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक तरफ एक हवा भरने के लिए क्या हो जाएगा, एक ब्लेडर रहेगा जिसमें से दबा करके फुस फुस करके हवा भरेंगे, और यहाँ पास रख करके क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के अपने कान में लगा कर क्या करते रहेंगे, ब्लड के जो बीडिंग है को उसको क्या करेंगे, सुनते रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्फैग्मोमीटर के नाम से इसे जाना जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्यों अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन में भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन में भी क्या है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोटॉन है। तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, और इसके जो वैद्युत स्थिति है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, और वो आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, अगर आप प्योर आयोडीन के रूप में मिला दोगे तो दोस्तों वो जहर के रूप में काम करेगा और हमारे शरीर में जाने के पश्चात व्यक्ति की बीमार पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, तो आयोडीन को आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, तो डायरेक्ट ना ले, उसकी जगह क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से नमक में मिलाया जाता है। कौन सा फॉर्म में, KiO3। ठीक है, जिसमें से I जो क्या है आयोडीन है, K क्या है पोटेशियम है, और O क्या है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से KiO3 के रूप में जो है नमक में मिलाया जाता है। ठीक है, कल का सवाल था दोस्तों कि प्रश्न था कि झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगर कोई लड़की क्या हो रही है दोस्तों, झूला झूल रही है, तो वो क्या हो रही है, झूला झूल रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, लगातार दोलन गति कर रही है आगे पीछे जा करके। ठीक है, तो उसी समय एक और लड़की उसके साथ आकर के बैठ जाती है तो उसके दोलन काल में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। जिस तरीके से मनुष्य और दोस्तों जो जानवर होते हैं उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, उसी तरीके से पौधों में उसके स्थान पर जो है दोस्तों, हीमोग्लोबिन तो नहीं बोलते उसको किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, साइक्रोक्रोम या सेलुलोज। तो राइट आंसर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऑप्शन को दोस्तों पूरा लिखिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। 25 के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों कभी ना कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया। वीडियो का ये पार्ट अच्छा लगा दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में। और दोस्तों टेलीग्राम में इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च करके टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए और डेली का क्लास पाने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। और दोस्तों मैं लगातार किस पर वीडियो बनाऊँ उस पर भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग 12-13 पार्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं और इसका लगातार रेगुलर आपको पार्ट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नए प्रश्न के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।